स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। द रिक्लेमेशन वर्ल्ड मीन्स कि किसी चीज़ को ठीक करना, यानी उसको दैट वी हैव टू मेंटेन दैट डिस्ट्रॉयड जो लैंड है उसको क्लीन करना, उसको कल्टीवेट करना, उसको दोबारा से रिनोवेट करना। कोई चीज़ ख़राब हो गई है उसको ठीक करना। तो एक्चुअली आपको पता है कि लैंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारा। लैंड पे हम सब्जियां उगाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। या लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल फर्टाइल नहीं है। ऑल्सो इरोज़न इज़ देयर, वहाँ पर बहुत सारा सॉइल इरोज़न हो रहा है। सॉइल जो है एसिडिक हो रही है, अल्कलाइन हो रही है, और बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स की वजह से दैट बिकम डिग्रेडेड। सो लैंड रिक्लेमेशन, इफ़ यू एनीबडी आस्क यू व्हाट इज़ लैंड रिक्लेमेशन, देन इट मीन्स कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, जहाँ पर भी सॉइल है, वहाँ पर कोई अगर हम अल्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पर जैसे हम उसको चलाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस लैंड को, उसको कल्टीवेशन के थ्रू कर मतलब नहीं, कई बार क्या होता है कि हम उस पर खेती नहीं करते तो भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। जब हम लगातार खेती करते हैं तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि मान लो आप यूरिया तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी लैंड के अंदर, तो लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी। ये लैंड के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सैलाइन कंटेंट है, जो उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है, वो बढ़ता रहेगा। तो रिक्लेमेशन इंक्लूड्स द रिहैबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम रिकन्स्ट्रक्ट करें, रिहैबिलिटेट करें। रिस्टोरेशन ऑल्सो इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप, कि हम चीज़ को क्लीन करें, साफ़ करें, यानी उस साइट से, उस जगह से अगर कोई भी डिग्रेडेशन है तो हम उसको क्या करें, मिनिमाइज़ करें उसको। मतलब जितना ज़्यादा हो सके हमें उस डिग्रेडेशन को रिवर्स करना है, उसको चेंज करना है। ओके, तो कोई भी कारण हो, चाहे उस डिग्रेडेशन का, चाहे वो डेजर्टिफिकेशन की वजह से हुई हो, चाहे वो नेचुरल कोई फिनोमिना है उसकी वजह से हुई हो, फॉरेस्ट फायर की वजह से हुई हो, या कोई हमारी एक्टिविटीज़, जैसे हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो माइनिंग एक्टिविटी और एनी एक्टिविटी कैन क्रिएट द लैंड एज ए डिग्रेडेड लैंड। उसको डिग्रेड छोड़ देते हैं लोग। क्या करते हैं, माइनिंग करने के बाद उसमें वेस्ट को ऐसा छोड़ देते हैं। तो रिस्टोरेशन ऑफ दैट एरिया इज़ वेरी मच नीडेड, ताकि वो नेचुरल स्टेट में अपना दोबारा से आ सके, एंड इट बिकम्स द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, और वो बैलेंस रहे, वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे। तो हमारा एम क्या है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन रिक्लेमेशन प्रोसेस। द लैंड रिक्लेमेशन एम्स टू रिस्टोर, हमें रिस्टोर करना है, सबसे पहले उसको दोबारा से ठीक करना है, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल यूज़फुलनेस बनानी है लैंड के अंदर, कि वो हमारे इकोलॉजिकल का मतलब है कि उस पर प्लांट ग्रो कर सकें, वेजिटेशन हो या दूसरे एनिमल्स जो हैं वहाँ पर वो ग्रो कर सकें या रह सकें, एग्जिस्ट कर सकें, हैबिटेट बना सकें उसको। और इकोनॉमिक की बात आती है तो पैसे से रिलेटेड बात है, कि वहाँ पर टिम्बर ग्रो कर सकें, या हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर सकें, या वहाँ पर उस कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकें जिससे हम उससे इकोनॉमिकली बेनिफिट उठा सकें। इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी टर्म में हो सकता है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से हो, क्रॉप से हो, या किसी भी अदर एक्टिविटीज़ से हो। तो मेन हमारा एम जो है वो रिस्टोरेशन का है, चाहे वो इकोलॉजिक रिस्टोरेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्टोरेशन हो। उस डिग्रेडेड एनवायरनमेंट से हमें सॉइल को क्या करना है, दोबारा से चेंज करना है, अडेप्ट करना है, इम्प्रूव करना है। तो रिस्टोरेशन इम्प्रूव्स एंड अडेप्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। वो रेस्टोरेशन जो करते हैं, हम रिक्लेमेशन करते हैं, उससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, वो अडेप्ट करना सीख जाती है। वहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं, जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, लिविंग होते हैं माइक्रोब्स, बैक्टीरिया होंगे या कुछ भी अदर माइक्रोब्स होंगे, वो भी क्या कर ग्रो कर सकते हैं। वाटर और एयर का जो बैलेंस होता है सॉइल के अंदर, दैट ऑल्सो मेंटेन्स विद इन दैट। क्योंकि अगर हम किसी भी सॉइल के अंदर वाटर ही वाटर डालते रहेंगे तो वाटर लॉक्ड हो जाएगी सॉइल, तो सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, एयर विल गेट आउट ऑफ द सॉइल। तो जो रूट्स हैं दैट विल नॉट रेस्पायर, जो रूट्स हैं वो सांस ही नहीं ले पाएंगी, तो वो जो पौधे होंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बैलेंस मेंटेन करके रखें एयर और वाटर का, कि उसमें एयर भी होनी चाहिए, उसमें वाटर भी होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा एरी हो गई, उसमें पानी ही नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो हमारे इसके केमिकल कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। जैसे हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग अमाउंट में हम लेते हैं तो हमारी बॉडी ठीक रहती है, पीएच मेंटेन रहती है। तो उसी तरीके से जो सॉइल है उसके अंदर भी केमिकल्स और उनकी रिस्टोरेशन, उनकी पीएच की रिस्टोरेशन और स्पेसिफिकली इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो उसमें हम दोबारा से रिस्टोर कर सकें, दोबारा से चला सकें, उस प्रोसेस को हमारा एम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये बताना है कि हम उसके अंदर सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर एयर वाटर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए, ठीक करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमें फ़ायदे मिल रहे हैं इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली वो दोनों हमें मिल सकें। तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाना, द रिडक्शन और टू कम्प्लीटली रिमूव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टलैंड। उसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हैं उस वेस्टलैंड के, उस सॉइल के जो हमारी सराउंडिंग में है, जो हमारे आसपास है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो जो रिमूवल के जो है वो उस रिमूवल के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिममली काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे टास्क बना देंगे हम कि हम उसके अंदर क्या क्या डालेंगे। तो सॉइल की जो एडिशन करेंगे, चाहे हम उसके अंदर यूरिया डालेंगे या जो उसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तो वो अलाउ करेगी हमें सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। ऑल्सो वो जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, लोगों के लिए ईजी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि बहुत महंगी प्रोसेस हो, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऐसी प्रोसेसेस में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कैसे कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, क्या क्या मेथडोलॉजीज़ हम इसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेथडोलॉजीज़। तो मेथडोलॉजीज़ में जो सॉइल की जो डिग्रेडेशन है, जो रिकल्मेशन है, उसके अंदर हम सात पॉइंट लेके चल रहे हैं, 7 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। पहले तो शेप करेंगे, उसको पहले मार्क करेंगे कि कौन सा लैंड ऐसा है जिसको हमें यूटिलाइज़ करना है, उसको हमें रिस्टोर करना है, कौन सी डिग्रेडेड लैंड है, उसको हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे या आइसोलेट करेंगे। उसमें अगर कहीं पे कोई जगह पे ऐड हो रहा है, पोल्यूशन ऐड हो रहा है, जैसे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है कुछ, तो उस जगह को वहाँ से क्या करेंगे, सॉइल पोल्यूशन को या जो जिस चीज़ से वो उसके अंदर पोल्यूटेंट ऐड हो रहा है, पोल्यूटेंट जो ऐड हो रहा है, चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे वो कुछ हमारा लिक्विड है, कुछ भी अगर वो ऐड हो रहा है तो उसको हमें ब्लॉक करना है। दूसरा हमें आइसोलेट करना है, उस जगह को बिल्कुल फ्री करना है, ऐसी जगह बनाना है कि ताकि वहाँ से क्या कहते हैं, पोल्यूशन ऐड ना हो सके। आइसोलेट मतलब अलग करना है उसको। तीसरा इसमें क्या, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वो पोल्यूशन हो गया तो अब क्या करना है, हमने उसके अगेंस्ट जैसे कि उल्टा केमिकल डालना है ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएं। जैसे कि अगर एसिडिक सॉइल हो गई है, डिग्रेडेड सॉइल हो रहा है, तो सॉइल बिकम एसिडिक, उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो गया, उसकी पीएच कम हो गई है, तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे, कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस डालेंगे, जैसे सोडा वगैरह डालेंगे जिनकी पीएच 10 या 12 के आसपास है। तो वो क्या करेंगी, एसिडिक और एसिडिक सॉइल में अगर हम एल्कलाइन कुछ चीज़ डाल देंगे तो वो क्या करेगी, पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगी, हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, करेक्शन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ केमिकली डिग्रेडेड सॉइल। अगर कोई केमिकली डिग्रेडेशन हो गया, यानी वहाँ पर कोई इंडस्ट्री थी और वहाँ पर कोई केमिकल ऐड होता गया इन द सॉइल एंड दैट क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यूसेंस, लाइक जैसे डिजीज़ हो रही हैं, मिनीमाटा डिजीज़ हो रही है, नाइट्रेट इंप्रूव हो रहा है, या नाइट्रेट की वजह से हो रही है क्योंकि फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी केमिकल व्हेन यू आर यूजिंग इन हाई क्वांटिटीज़ एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट विल एड इट टू द सॉइल। तो उसको हमें करेक्ट करना है, उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सॉइल को ठीक करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है ना। उसमें से उसको निकालेंगे आर्टिफिशियली, उस केमिकल को हमें रिमूव करना है ताकि वो डिग्रेडेड सॉइल जो है वो इम्प्रूव हो सके। देन एडजस्टिंग द एयर वाटर रिलेशन इन द सॉइल, स्पेशली हम ये बात किस में कह रहे हैं, जो पानी से भरी हुई सॉइल हैं, जो वाटर लॉक्ड सॉइल हैं, जिनमें चोआ आया हुआ है, जिन मिट्टी के अंदर पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, सीपेज करके आ जाता है, नमक सा ऊपर आ जाता है, तो उन सॉइल्स के अंदर हमारे के अंदर क्या करना है, हमें ऐसे पौधे उगाने हैं जो उस पानी वाली सॉइल में भी, जो वाटर लॉक्ड सॉइल में भी ग्रो कर सकें, और वो सारा पानी जो है वो ज़मीन से निकाल कर हवा में डाल दें, वो उसको इवोपरेट कर दें। और जो पौधों में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम सांस के थ्रू हवा को छोड़ते रहते हैं, पानी को छोड़ते रहते हैं एयर में, तो उसी तरीके से पौधे भी क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, वो भी हवा में पानी को छोड़ते रहते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे जैसे यूकलिप्टस है, या जैसे
बंशिया। तो ये ऐसे पौधे हैं जो क्या करें, हम अगर हम सॉइल में उगा रहे हैं तो वाटर लॉक्ड सॉइल में से पानी को निकाल के वो एयर में इवोपरेट कर देगा। या फिर अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, डेजर्टिफाइड है, जिसमें पानी कुछ भी नहीं है और वहाँ पर अब सॉइल बाइंड नहीं हो रही, पौधे ग्रो नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें पानी को ऐड करना है ताकि वो वाटर जो है वो इम्प्रूव हो सके सॉइल के अंदर। फिर सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के प्रोसेस करने इन द फिफ्थ पॉइंट। फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमें ग्रासेस लगानी पड़ेंगी, पौधे लगाने पड़ेंगे। बायोलॉजिकली हम उसके अंदर क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और जो वहाँ की वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, कंपोस्टिंग डालेंगे, वहाँ पर बायोटिक एनिमल्स को इंप्रूव करेंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म्स है कुछ इस तरीके से, जो उसके अंदर नेचुरल एलिमेंट की फॉर्म में नाइट्रेट को या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको इंप्रूव करेंगे। देन बायोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ द सॉइल। बायोलॉजिकल एक्टिवेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मतलब डिस्ट्रोएशन कर रहे हैं। एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी वेस्ट एलिमेंट है, जो भी उसके अंदर पोल्यूटेंट है, उसको फीड कर रहे हैं और उसकी जगह वो जो हमारा यूज़फुल कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको क्या कर रहे हैं, सॉइल में डाल रहे हैं। तो एक तरीके से एक्टिवेशन कर रहे हैं, सॉइल का बायोलॉजिकल एक्टिवेशन कर रहे हैं। जैसे कि एनिमल्स की फीसिस होती हैं, जो उनका पोटी होती है, जो उनका कूड़ा होता है, वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो अगर कोई एनिमल उसके अंदर रह रहा है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ऑर्गेनिक कंटेंट को। मशरूम्स हैं जैसे, तो इस तरीके से बायोलॉजिकली हम कुछ चीज़ों को एक्टिव कर सकते हैं ताकि वहाँ पे पौधे ग्रो कर सकें, ताकि वहाँ पे एनिमल्स रह सकें, ताकि जो मिट्टी है उसके जो केमिकल कंटेंट्स है वो कम हो सकें। देन लास्ट वन इज़ द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट प्लांट स्पीशीज़। हमें को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इट इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन वी आर डिग्रेडिंग और when we are going to any degraded soil, we have to just find out कि soil के अंदर क्या pH है, क्या chemicals हैं, क्या water air concentration है। उसके बाद हम ऐसा सोच के एक सेलेक्ट करें उन स्पीशीज़ को जो स्पीशीज़ उसमें ग्रो कर सकती हैं, जो उसमें ग्रो करेंगी, जो उस न्यूट्रिएंट को जो नहीं है उस सॉइल में उसके बिना भी ग्रो कर सकती हैं, ऐसी क्रॉप्स को। अब हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि हमने लगा दिया उसके अंदर ऐसी क्रॉप जो क्या कहते हैं, हमें लगता है कि हमारे यूज़ की है, जैसे कि कोई भी आपने राइस लगा ली है या सीरियल क्रॉप लगा ली, बट अगर आप देखें तो उसमें ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो सीड के पैसे भी वेस्ट हो गए, इरिगेशन के भी वेस्ट हो गए। तो हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिसमें कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सके। पहले वो क्या करें, सॉइल को क्या करें, इम्प्रूव करें, उसके अंदर जो पॉइजनिंग है, जो उसके अंदर केमिकल कंटेंट है उसको चेंज करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें बेसलाइन डाटा बनाना पड़ता है किसी भी इकोसिस्टम में कि वहाँ पर क्या क्या स्पीशीज़ हैं, क्या क्या ग्रो हो सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ अपने आप ग्रो हो सकते हैं, वहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, कितनी कार्बन रेशो है, कितनी नाइट्रोजन रेशो है, कितना ऑक्सीजन रेशो है। वहाँ पर एक्सप्लोर करें कि वहाँ पर आसपास कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो क्या क्या खाते हैं। लिटरेचर को सर्च करेंगे, या देखो ये लिटरेचर सर्च है, ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है, देखो ये वाला लिटरेचर सर्च का पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ लिटरेचर सर्च। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि किस तरीके से हम प्री डाटा लेंगे, किस तरीके से हम उनकी स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमें एक तरीके से पहले क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लान बनाने के बाद देखो ये सारे इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्लान है, माइनिंग प्लान है, रिकल्मेशन प्लान है और फिर उसके बाद लैंड यूज़ प्लान है कि हम कैसे लैंड को यूज़ करेंगे। फिर ग्रुप्स होते हैं, जो लोग वॉलंटियर्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, कुछ पब्लिक मीटिंग्स करते हैं कि भी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर वो अपने कमेंट्स बताते हैं कि क्या क्या हम उसके अंदर कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स लगा सकते हैं, और फिर वो सारी बेसलाइन डाटा में रिसर्च में ऐड हो जाती हैं कि क्या क्या हम उस एरिया में कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक तरह का इकोसिस्टम होता है, तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं या क्या क्या चीज़ वहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। तो वाटर क्वालिटी के बारे में या जो भी वहाँ के पैरामीटर्स हैं उनको ईज़िली वो क्या कर सकते हैं, फाइंड करके अप्रूव करते हैं। और उसके बाद वो अप्रूव करने के बाद क्या करते हैं, रिफाइनिंग, माइनिंग या रिक्लेमेशन या मॉनिटरिंग के थ्रू उसको क्या करते हैं, आगे यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस तरीके से लैंड रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज़ में वो एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेथडोलॉजी थी। फिर कुछ मेथड्स हैं, जैसे इरिगेशन करना कैसे है, बरिंग कैसे करनी है, बरिंग मतलब उसके अंदर एनिमल्स को या कैसे उसमें पौधों को या कैसे खाद बनानी है, वर्मी कंपोस्ट बनानी है या बायोलॉजिकल कंपोस्टिंग करनी है, तो बरिंग कैसे करनी है। जलाना है तो कुछ स्पीशीज़ को क्या जलाना है या नहीं जलाना, किस तरीके से स्टोर करना है। पानी है या अदर जो केमिकल है, जो टॉक्सिक केमिकल है, उनको कैसे रिमूव करना है। फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे ऐड करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना चाहिए, लाइम ऐड करना है या कोई और चीज़ें ऐड करनी
यानी कोई ऐसी स्पीशीज़ है या कोई जैसे मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो वो ऐड करें ताकि सोइल में जो एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन रहें, उसका इरोजन मेंटेन रहे, पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। फिगर जो है 3.2 में आपको दिख रहा है कि बिल्कुल आपका जो लैंड है वो बिल्कुल डिग्रेडेड है, ख़राब सा लैंड है, पौधे नहीं हैं उसके ऊपर, कुछ भी आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे सड़ी हुई सी ज़मीन है, सड़ा हुआ सा पानी है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया, उसको डिग्रेडेड लैंड को क्या किया, रिकल्मेशन किया। रिकल्मेशन के बाद यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया के अंदर यहाँ पर स्टार लेक है, जो पीछे लेक दिख रही है स्टार की शेप की लेक है। यहाँ माइनिंग के बाद ऐसे डिग्रेडेशन हो गई थी, तो उसके बाद इसको क्या किया, कंट्रोल करके यहाँ पे स्टेडियम टाइप बना दिया इंडस्ट्रीज, ताकि वहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकें। फिर बायोलॉजिकल रिकल्मेशन भी है बेटा। बायोलॉजिकल रिकल्मेशन में क्या होता है कि हम एनवायरमेंटली जो साउंड हमारी टेक्निक्स होती हैं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, रिकल्मेट करते हैं। और वहाँ पर हम लैंड को क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन के थ्रू, जैसे कुछ प्लांट्स के थ्रू, ट्रीज़ के थ्रू, शब्स के थ्रू, या कुछ एनिमल्स होते हैं जो खाने वाले यानी फूड को खाते तरह उसको खाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, या वहाँ पर सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनके थ्रू क्या करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, या उस रिकल्मेटेड जो ख़राब लैंड है उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की हैं जो, या कुछ स्पीशीज़ ऐसे एनिमल्स की हैं जो स्पेशली उस एरिया में ग्रोथ को हेल्प अचीव करने में, जो वहाँ पर ग्रोथ होती है, वेजिटेशन की ग्रोथ है या प्लांट्स की ग्रोथ है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं जो बेसिकली हमारी जो एसिड टॉलरेंट सॉइल होती हैं, जो हमारी एल्कलाइन सोइल होती हैं उसमें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो बहुत सारी हमारी सोइल जो हैं इसमें एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन के अंदर हमारा मेन जो क्या है कंटेंट है हमारा, कि कैसे हम लैंड डिग्रेडेशन को कम करें, क्या क्या प्रोसेसेस हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कुछ मेथड्स हैं जो इसके अंदर मैंने आपको बता रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। इस तरीके से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। और लैंड डिग्रेडेशन में स्पेशली आपको पता ही है फिज़िकल प्रोसेस भी हो सकती है, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं जिसके थ्रू लैंड डिग्रेड हो रहा है, यानी कि हमारी एक्टिविटीज़ फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल तीनों के थ्रू ये हो सकता है। इस तरीके से ऊपर वाली जो है, जो उसमें स्लाइड में दिख रहा है कि उसमें नमक कंटेंट आ जाता है, और नीचे वाली में क्रस्टिंग होने लग जाती है, इस तरीके से परत बनने लग जाएगी और मिट्टी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो उसके अंदर फिज़िकल प्रोसेस में क्या होता है, फिज़िकल प्रोसेस में तो जो मिट्टी होती है उसकी जो शेप होती है, या क्रस्ट जैसे मैंने पपड़ी उतरने लग जाएगी, या कंप्रेशन हो जाएगा, और इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, हवा से या पानी से उड़ जाएगी, डेजर्टिफाइड हो जाएगी, और वो अच्छी नहीं रहेगी मिट्टी में, मतलब आप ग्रोथ नहीं कर सकते, पौधा ग्रो नहीं करेगा। और पोल्यूशन की वजह से ये ज़्यादा होता है। तो फिज़िकल करैक्टर जो प्रोसेस होती हैं वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, या वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो गया, या सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो गया, तो क्रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। और कई बार लोग जला देते हैं, या जो आग लग जाती है उसकी, वो भी फिज़िकल प्रोसेस का ही पार्ट आता है, कि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस के थ्रू ही हो रही हैं। देन केमिकल प्रोसेस क्या क्या है, केमिकल प्रोसेस जो हैं वो इंक्लूड करती हैं एसिडिफिकेशन, यानी कि उसके अंदर हम एसिड डाल रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू वहाँ धो रहे हैं, तो वहाँ पर जो केमिकल है वो एसिडिफाइड केमिकल उसके अंदर ऐड हो रहा है, या वो केमिकल धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीप करके जा रहा है अंडरग्राउंड वाटर टेबल में, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में स्पेसिफिकली केमिकल जैसे मरकरी है, या कोबाल्ट है, या कॉपर है, ये क्या लीचेट की फॉर्म में नीचे चला जाता है। सैलिनाइजेशन जो है इसमें सोल्ट कंटेंट जो है दैट विल इम्प्रूव ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, एंड जो सॉइल है उसका कलर चेंज हो जाएगा, इट बिकम ब्राइट, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगी, वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। डिक्रीज़ इन द कटायन रिटेंशन कैपेसिटी, जो कटायन है, जो पॉजिटिव आयन है उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच डिक्रीज्ड, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फर्टिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब मैं आपको एक ये जो डाटा दिखा रही हूँ इसमें डिग्रेडेड लैंड का है। एशिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा लगभग आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा ये टोटल एरिया है उसके अंदर अगर डिग्रेडेड लैंड देखें, फर्स्ट में आपका कंटिनेंट है, फिर आपका टोटल एरिया है, फिर डिग्रेडेड लैंड है, और फिर परसेंटेज डिग्रेडेशन है। तो क्योंकि हमारा जो एरिया है
वो ज़्यादा है तो परसेंटेज डिग्रेडेशन थोड़ी कम हो गई है। बट अगर आप डिग्रेडेड एरिया को देखेंगे ध्यान से तो डिग्रेडेड एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो डिग्रेडेशन है वो एशिया में ही है। और उसके बाद जो हमारी है ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक, उसमें देखिए लगभग आधी डिग्रेडेशन ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन में है। अफ्रीका में 73% है टोटल एरिया का। अगर तुम देखें तो डिग्रेडेड लैंड क्या है 73% है। यूरोप में जो है वो 65% है लगभग डिग्रेडेशन हो रहा है, 0.943 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का। ये डिग्रेडेड लैंड बेटा हेक्टेयर्स में है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी देखें तो 74-73% रिस्पेक्टिवली है। तो टोटल 70% जो एरिया है हमारे अर्थ जो लैंड का जो है दैट इज़ डिग्रेडेड। तो हम 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं तो सभी कॉन्टिनेंट्स में डिग्रेडेशन हो रही है। और 1/6 ऑफ द डिग्रेड जो मतलब हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डिग्रेडेड लैंड के साइड इफ़ेक्ट्स को अफेक्ट हो रही है, जैसे सैलिनाइजेशन हो गई या वाटर लॉगिंग हो गई या जो हमारी क्या कहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है लैंड का। तो 6 to 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज़ लोस्ट एनवली का मतलब है हर साल 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर का लैंड जो है वो हमारा इरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड ऑल्सो 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बिकम इरीगेटेड। जो हमारा लैंड है उसमें अगर सैलिनाइजेशन होती है, अगर हम ज़मीन के पानी से यानी डिग्रेडेड वाटर से उसकी क्या करते हैं इरीगेशन करते हैं तो लैंड बिकम सैलिनाइज्ड, उसमें नमक का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंडिया अलोन, अगर हम हिंदू का 2010 का डाटा है जो उसमें लेना ज़रूरी था कि हमारा देश में 5334 मिलियन टन्स का जो एनुअली जो डिग्रेडेशन हो रहा है। अब इस सिनेरियो में हमने सोर्स लिया है फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, उसमें 2005 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वाटर इरोडेड सॉइल है, मतलब अब देखो डिग्रेडेशन कैसे कैसे हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, पानी उसने ऊपर की लेयर को फर्टाइल लेयर को रिमूव कर लिया, देन विंड के थ्रू हो सकती है, हवा उड़ा के ले गई, फिर पानी ज़्यादा हो गया, लॉक्ड हो गया सब मिट्टी के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि पानी ही पानी है उसके अंदर, मिट्टी जो है जैसे अब आप क्या करते हैं आपने देखा होगा गमलों में ऐसी सिचुएशन होती है कई बार जब आप पौधे लगाते हैं और गमलों में क्या होता है आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पौधा ग्रो नहीं करता। आप पानी तो डेली डाल रहे हैं पर पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके रूट्स को हवा नहीं मिल रही, आप उसके अंदर वो नहीं कर रहे, एरिएशन नहीं कर रहे। तो वाटर लॉगिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद है एल्कली सोल्स और सलाइन सोइल। एल्कली मतलब जो क्षार तत्व होता है जिसमें OH है, जिसमें जैसे कि हमने NaOH KOH, या फिर हम कई बार क्या करते हैं कई ऐसे फर्टिलाइज़र डालते हैं जो पानी के साथ मिलकर क्षार बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। तो वो एल्कली सॉइल भी क्या करती है क्रॉप को ग्रो नहीं करने देती। तो 2.50 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो एल्कली सॉइल की वजह से मतलब डिग्रेडेड है। 2.50 जो है वो सलाइन की वजह से है, लगभग उतना ही जो नमक की वजह से है। और नमक की वजह से तब भी हो सकता है कि समुद्र का पानी कई बार ज़मीन पे आ जाता है, या कई बार हम ज़मीन के नीचे से जो पानी इरीगेट कर रहे हैं उसमें नमक कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो भी क्या करता है मिट्टी को नमकीन बना देता है या नमकीन का क्षारीय मिट्टी बन जाती है। ठीक है। देन रेवाइन और गलीज़ क्या होती है कि जो नदियाँ होती हैं उसके पास में जो मिट्टी होती है वहाँ पर क्या होती है वी शेप की मतलब लाइनें सी देखी होंगी आपने इस तरीके से, जैसे नदी के अंदर लहरें बनती हैं वैसे मिट्टी के अंदर आपको रेवाइन और गलीज़ दिखाई देती हैं। उसकी वजह से 3.97 जो लैंड है हेक्टेयर लैंड है, मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो अफेक्ट होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेडेड हुई है, क्योंकि हर जगह जाके वहाँ पर जला देते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पर क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। रिवर राइन रिवर के पास जो सॉइल है जिसकी मिट्टी है जो रेतीली हो जाती है या वहाँ पर उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो है बट उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होते, तो टोटल जो एरिया है वो हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, दैट इज़ अबाउट 175। और उसके बाद जोग्राफिकल एरिया देखें तो 347 है। अब ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें क्या देखना है कि इंडिया का जो एक आपको मैप दिख रहा है इसके अंदर आपको मैंने दिखा रही हूँ अलग अलग कलर दिख रहे हैं। एक तो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। रेड कलर की जो एरिया है वो बैरन लैंड है, खाली जगह खाली स्पेस है, तो वहाँ मिट्टी में कुछ है ही नहीं। ग्रीन कलर में एसिडिक सॉइल एसिड है, यानी कि मिट्टी में नम जो कहते हैं ना एसिड किसको बोलते हैं आप, एसिड जो होता है वो हमारा अम्लीय मिट्टी है,
ठीक है। और जो ग्रीन कलर का है ये ओपन फॉरेस्ट में आता है कि वो वहाँ पर फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट तो आपको सिर्फ ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिख रहे हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और कोहिमा के अंदर दिख रहे हैं। असम में भी आपको लाइट सा कलर नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ भी मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है। जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वहाँ वहाँ पर सॉइल डिग्रेडेड है। जहाँ जहाँ पर आपको रेड कलर दिख रहा है वो भी बहुत डिग्रेडेड सॉइल है, खाली मिट्टी है। और जहाँ पर ये मैरून कलर दिख रहा है वहाँ पर एक्सक्लूसिव सोडिक सॉइल है, सोडा की सॉइल है। ब्लू कलर दिख रहा है यानी कि वहाँ पे विंड इरोजन आ रहा है। तो विंड इरोजन आपको कहाँ दिख रहा है? राजस्थान में। देखो सारा ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, तो ब्लू कलर यानी कि वहाँ पर हवा चलती है और सारी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। अब आ जाओ, ये येलोइश जो टोन सी दिख रही है आपको, ये एसिडिक सोल्स के लिए दिख रही है। और जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर दिख रहा है वो स्नो कवर दिख रहा है। तो देखो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना नदी के, यहाँ पर नदी के साथ साथ उत्तराखंड में केदारनाथ, काशी, यहाँ मनाली वगैरह, यहाँ पर स्नो की वजह से जो पानी है, जैसे स्नो मेल्ट करेगी तो वो सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी नदी के अंदर। तो इस तरीके से वहाँ पर इस तरीके का पोल्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर आपको ऑरेंज या रेड नज़र आएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ऑरेंज और रेड लैंड के अंदर ज़्यादा ही डिग्रेडेशन है। ठीक है बेटा। अब ये जो रेड कलर का है ना, मैंने भी बताया कि बैरन रकेट होती है, और जो रेड कलर की है वो पानी की वजह से इरोजन हो रहा है, मतलब ज़्यादा इरोजन हमारे यहाँ पानी की वजह से हो रहा है। तो वाटर इरोजन जो है वो क्या है, जो ऑरेंज में मैंने आपको दिखाया था, दैट इज़ 82.57 मिलियन हेक्टेयर। और विंड की वजह से इरोजन जो है सिर्फ राजस्थान या आसपास के इलाकों में था, तो दैट इज़ ओनली 12.40 मेगा हेक्टेयर्स। सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल जो नमकीन थी वो मैंने आपको बताया था राजस्थान वगैरह में थी, तो वो 6.74 है। एसिडिक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू सॉल्ट, दैट इज़ 17.94 मेगा हेक्टेयर। और उसके बाद आती हैं आपकी लास्ट में अदर्स में सारी रिवर वाली आ गई और सब वो आ गई। तो ये देखो ये आपकी वाटर वाली है जिसमें पानी का दिख रहा है कि पानी से थोड़ा कटाव हो गया तो मिट्टी ख़राब हो गई। ये राजस्थान की है, देखो बिल्कुल आसपास आपको ग्रीन वेजिटेशन नज़र नहीं आएगी, शब्स की वजह से दिख रहा है कि वो हवा उड़ा के लेके जा रही है। और ये समुद्र के आसपास जो सॉल्ट है, सॉल्ट की जो नमक है वो मिट्टी के थ्रू, समुद्र के पानी के थ्रू ला जाकर उसको ख़राब किया जा रहा है। तो इस तरीके से 2009 का ये डाटा है जो हमारी अर्थ में डिग्रेडेशन हो रही है। तो देख लो आप, ब्लू कलर या ग्रीनिश कलर जो है ये आपका क्या राजस्थान में आ रहा है, जो स्नो की वजह से हो रहा है, यहाँ ब्लूइश कलर आ रहा है। पर्पलिश कलर जो आ रहा है आपका, ये यहाँ पर परमानेंट सोइल में वो बर्फ़ रहती है तो मेगा फ्रोस्ट रहता है। और जो ग्रीनरी की वजह से कि भी यहाँ वहाँ पे ग्रीनरी है यानी कि सोइल अच्छी है, फर्टाइल सोइल है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ रहा है। तो इस तरीके से ये अलग अलग डाटा है, ये ICAR का वेबसाइट से लिया गया डाटा है। फिर उसके बाद है कि आपकी लैंड डिग्रेडेशन जो है, सॉइल इरोजन की केस स्टडी है। हम केस स्टडी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, माइनिंग की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि मिट्टी का लॉस कितना है, कि कितनी मिट्टी जो है वो मतलब इनफर्टाइल हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। तो 3.5 मेगा हेक्टेयर लैंड विच इज़ अबाउट 26.2% ऑफ द टोटल सॉइल वो इरोजन के अंडर आ रही है। एंड इट कवर्स द टू मेनली बिग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक रायपुर एंड दुर्ग। और इसमें 2 मेगा हेक्टेयर का जो एरिया विच इज़ 50% वो इरोजन के अंदर आ रहा है। और इरोजन इज़ बेसिकली वाटर इरोजन, लाइक कवर्स कनकर एंड द बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भी अलग अलग जगह पे आपको सीवियर या मॉडरेट या बहुत ज़्यादा इरोजन जो है वो आपको दिखाई देगा। फिर ये टेबल है बेटा, इस टेबल को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ आपको, थोड़ी लाइट सी टेबल है। ये भी सॉइल लॉस के बारे में आपको बता रही है। और इसकी जो यूनिट है ये क्या है, ये ट्रिलियन हेक्टेयर पर ईयर, ट्रिलियन पर हेक्टेयर पर ईयर के अंदर जितना सॉइल का लॉस हो रहा है, जो मिट्टी का लॉस हो रहा है, उसके बारे में हम ये बता रहे हैं। तो कुछ तो हमने पहले तो क्लास की बात की कि 7 तरह की क्लासेस हैं। वेरी स्लाइट भी बहुत कम इरोजन हो रहा है, या स्लाइट इरोजन हो रहा है, मॉडरेट इरोजन हो रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर डालना, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेट इरोजन हो रहा है, मॉडरेटली इरोजन हो रहा है, या सीवियर इरोजन हो रहा है, या वेरी सीवियर इरोजन हो रहा है, या लास्ट में जो है वो एंड एक्सक्लूसिव एक्सट्रीमली सीवियर है। अब इसमें जो लॉस है देखो, वेरी स्लाइट में 5 से कम है, स्लाइट में 5 से 10 है, मॉडरेट में 10 से 15 है, मॉडरेटली सीवियर में आता है 15 से 20, सीवियर में 20 से 40, वेरी सीवियर में 40 से 80, और 80 से ऊपर का जो है वो हमारा एक्सट्रीमली सीवियर में। तो ये एरिया दिया हुआ है कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में, ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में लॉस ज़्यादा है, और उसका क्या क्या हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेजर उठा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम
कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये स्टडीज़ के थ्रू हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक्चुअली में उन जगहों पे जाते नहीं हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो जो रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है या जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो घर पे बैठे हुए कंप्यूटर पे हम बैठ के क्या कर सकते हैं, स्पेशल डाटा के थ्रू जो हमारे सैटेलाइट इमेजनरीज होती हैं और कुछ हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कितना एरिया जो है किस चीज़ की वजह से ज़्यादा हमारा डिग्रेडेड है, कि भाई हम कौन सा हमारा सॉइल की जो है वो एसिडिक होने की वजह से डिग्रेडेड है, कौन सा बेसिक की वजह से डिग्रेडेड है, इस तरीके से। तो प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर जो आपका मैंने कहा था, मैपिंग करेंगे, फिर जीआईएस का डाटा लेंगे, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कुछ हम ग्राफ्स बनाते हैं, कुछ हम कार्टियोलॉजिकल डाटा बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, फिर उसको अप्लाइड करते हैं, उसके अंदर मार्किंग करते हैं कि किस किस एरिया में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा डिग्रेडेशन है। फिर री इंटरप्रिटेशन भी की जाती है एक्चुअल में। वहाँ जाकर वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या जो हमने मैप बनाया था उस इमेजिनरी को देखकर क्या वो सही था, क्या वहाँ पर एक्चुअल में सॉइल जो है वो ख़राब है, डिग्रेडेड है। लैंड डिग्रेडेशन की जो मैप है उसको काउंटर इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर कन्वर्जन करते हैं उसका स्टैटिस्टिकल डाटा में एरिया के थ्रू कि कितना एरिया है, कितना डिग्रेडेड है, कितना टोटल परसेंटेज डिग्रेडेशन है, और मैप्स को संभाल के रखते हैं ताकि वहाँ पर जाकर इन्वेंटरी के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो मैं डिग्रेडेशन के टाइप्स की बात करूँगी यहाँ पे, इनके हर डिग्री की बात करेंगे और डिग्रेडेशन की यूनिट्स की बात करेंगे। पहले टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो पहले टाइप C1 है, D है, E है, टाइप S है, टाइप V है और टाइप W है। तो जो सबसे पहले C1 है उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं है, बहुत कम डिग्रेडेशन है। डी के अंदर डेजर्टिफिकेशन है कि मतलब मिट्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब नमकीन, या उसमें रेत है, या उसके अंदर विंड इरोजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा पहले से ही इफेक्टेड थी। और अब क्या हुआ, वहाँ पर कई एनिमल्स हैं वो जाके ग्रेज कर देते हैं, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होती है उसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो हमारी ख़राब हो रही है। देन जो ई वाला है उसमें लैंड डिग्रेडेशन सिर्फ विंड की या वाटर की वजह से हो रही है। सॉइल इरोजन मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी पानी के द्वारा थ्रू भी हो जाता है इरोड, यानी कि जो मृदा अपरदन है पानी के थ्रू भी हो सकता है और हमारा एयर के थ्रू भी हो सकता है। देन हमारा सेलिनाइजेशन है, मैंने बताया था कि जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर नमक का जो बढ़ जाना, शारीरिक नमक का बढ़ जाना, सेकेंडरी सेलिनिटी बढ़ जाना ड्यू टू पुअर मिटिगेशन। उसमें क्या हो कि उसमें एरिएशन नहीं हो या माइग्रेशन नहीं हो, या नमक वहाँ से निकल नहीं पा रहा हो, या पौधे उसको ले नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से सेलिनाइजेशन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है टाइप वी में वेजिटेशन डिग्रेडेशन है कि भाई ये पौधा लगा तो दिया पर पौधा क्वालिटी और क्वालिटी वाइज क्या होगा, वो ग्रो नहीं कर रहा, उसमें फूल नहीं उग रहे, उसमें फल नहीं उग रहे हैं तो बड़े छोटे उग रहे हैं, ये गिर जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं जो वेजिटेशन डिग्रेडेशन होती है, कि उसमें कोई ना कोई ऐसा केमिकल बहुत कम रह गया जिसकी वजह से वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते। देन है वेस्ट लैंड, ये W कैटेगरी में आता है, टाइप W में आता है। तो इस लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो यूज़ कोई हमारा लैंड है जो वेस्ट है, जिसमें हमने क्या करा, अपना गंद डालते रहते हैं, वेस्ट डालते रहते हैं माइनिंग का या कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट का, तो वो बहुत नुकसान करता है। तो ये हमारी कैटेगरीज हैं। तो W वाली वेस्ट लैंड कैटेगरी है, S वाली सेकेंडरी सेलिनाइजेशन टाइप है, E वाली सॉइल इरोजन का टाइप है, और D वाली जो हमारी डेजर्टिफिकेशन। तो DESW ये 4 टाइप्स हैं। इनके नाम के थ्रू हम इनको करते हैं, ट्रांजिशन होता रहता है इनका। हम इन डिग्रेडेशन के अंदर हमने क्लासेस जो बनाई थी, D1 बना दी, D2 बना दी, E1 बना दी, E2 बना दी, ऐसे करके अलग अलग हमने क्लासेस बना दी और उनको नंबर डाल दिया अरेबिक नंबर में। तो क्लास 1 क्या होगी, जैसे हर एक के अंदर, चाहे अगर मान लो आपने D लिया, डी वाली ली या C ली, कोई भी ली, E ली, S ली, तो V जितने भी टाइप्स हैं, इन टाइप्स के अंदर अब हमने 1 to लेकर 5 क्लासेस बना दी। यानी कि अगर हम D ले रहे हैं तो D से D1 D2 D3 D4 D5 हो गया, E ले रहे हैं तो E1 E2 E3 E4 E5 हो गया। अब क्या इन क्लासेस में क्या है, क्लास 1 में क्या है कि क्लास 1 में जो पोटेंशियल डिग्रेडेशन है कि भाई कोई हमें एविडेंस नहीं है पर हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कुछ मिट्टी है जो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो डिग्रेडे हुई है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और जो क्लास 2 है वो लाइट डिग्रेडेशन है कि हुआ है डिग्रेडेशन पर वो क्या कहते हैं, मतलब
उसकी जो वैल्यू है, जो मिट्टी की वैल्यू है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है, और अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर सकते। मॉडरेट डिग्रेडेशन में जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। सीवियर में उसको हम चेंज नहीं कर पाते, और पहले की तरह उसको एग्रीकल्चर के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते। और वेरी सीवियर की बात करें तो उसमें प्रोडक्टिविटी या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो रिक्लेमेशन जो है उसमें मुश्किल होती है, ना के बराबर चांस होता है। यानी कि अगर आपकी D5 सॉइल है तो उसमें ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, वो सीवियरली इफेक्टेड है। यानी समझ लो कि जैसे कैंसर की या कोई भी बीमारी की स्टेजेस होती हैं, जो लास्ट स्टेज है, लास्ट क्लास है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी ख़राब क्लास है। उसके बाद मिट्टी हमारी काम के लायक नहीं रहेगी, वो डिग्रेड हो जाएगी और वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब डिग्रेडेशन के यूनिट्स की बात करते हैं, तो डिग्रेडेशन जैसे टाइप्स बताए मैंने, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे, जैसे डी हमारा टाइप हो गया, फिर 1 क्या होगी, हमारी क्लास हो गई, ए क्या है हमारा कि कौन सा तरह का जो डिग्रेडेशन कैसे ठीक करेंगे, 2 तो इस तरीके से E3 H2 4 इस तरीके से कुछ यूनिट्स बना दी जाती हैं। ठीक है, अब ई क्या है, एच क्या है, 2 क्या है, तो ये चीज़ें हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं कि लैंड डिग्रेड हो क्यों रही है, कौन कौन से ऐसे काम है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, अगर आप कोई कहते हैं ना कोई बच्चा बिगड़ रहा है, कोई बच्चा भी बिगड़ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा, तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, या उसकी पीयर ग्रुप कैसी है। तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे ना जो सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपने आप जो है वो ठीक भी नहीं हो रही, उसमें पौधे भी नहीं ग्रो कर रहे। तो उसके अंदर क्या क्या है फैक्टर, पहला है सॉइल इरोडेबिलिटी, कि सॉइल की इरोडेबिलिटी कितनी है, यानी कि कितनी उसकी क्षमता है कि वो पानी के साथ बह जाए या हवा के साथ उड़ जाए, वो एक फैक्टर है। स्लोप कैसा है मिट्टी का, उसको पी से लिखेंगे। देन फार्मिंग लैंड यूज़ कैसे करते हैं, वहाँ के लोग जो लोकल पीपल हैं उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, खाली छोड़ते हैं या वहाँ पर कौन सी फसल उगाते हैं, कितने टाइम के लिए उगाते हैं, साल में कितने टाइम उसके ऊपर इरिगेशन होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। वेजिटेशन टाइप क्या है, कैसी वेजिटेशन है, वहाँ पर जो पौधे लगा रहे हैं वो कौन से मिनरल्स को लेते हैं, कितना वेजिटेशन कवर है, उस पर भी डिपेंड करता है। देन टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेड असेस्ड, कई जगह पे लैंड्स को असेस किया गया, चेक किया गया, तो वो एक जगह पे वाटर इरोजन का है, यहाँ पे देखो पिक्चर कि पानी से इरोडेड लैंड को डिग्रेड करके असेस किया गया, देखा गया कि वहाँ पर क्या है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे पिक्चर दिखा रही है आपको डिफ्लेशन की। तो उस दोनों पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन को ग्रुप करें असेस करने के लिए, तो 6 क्लासेस बनती हैं। पहली है वाटर इरोजन के थ्रू है, जो जिसमें जो मिट्टी है दैट इज़ इरोडेड थ्रू बाय वाटर एंड इंक्लूडिंग द शीट इरोजन, गली इरोजन, we can say that reel erosion and riverine इरोजन ऑल्सो। ये ह्यूमन एक्टिविटी से इंक्रूज होता है, लैंड स्लाइडिंग से इंक्रूज होता है, ऑल्सो बाय इंक्रीज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हम क्लियरेंस कर रहे हैं, हम बड़े बड़े क्या बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, या बड़े बड़े हम क्या बनाते हैं, जो ये जो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से ये इरोजन बढ़ता है। देन है विंड इरोजन। विंड इरोजन रेफर्स टू द लॉस ऑफ सॉइल बाय विंड, और ये प्राइमरी ड्राई एरियाज़ में होती है, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान का एरिया इफेक्टेड है इससे। फिर है सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, तीसरा जो फैक्टर है वो सॉइल की फर्टिलिटी पे है कि वही डिक्लाइन हो जाए। तो अगर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है तो सॉइल में पौधे ग्रो नहीं करेंगे, तो हवा के द्वारा इजीली उड़ जाएगी, या पानी उसको क्या कहते हैं उठा लेगा, क्योंकि उसका टेक्सचर जो है, पहला तो क्या होगा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे के अंदर उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेडेशन ड्यू टू द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, उसका टेक्सचर बदल जाएगा सॉइल का, उसके अंदर हवा की कंटेंट कम हो जाएगा, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो उससे ऑर्गेनिक मैटर कम होना शुरू हो जाएगा। उसके न्यूट्रिएंट्स में चेंज आना शुरू हो जाए, जैसे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, या फिर जो हमारे कार्बन नाइट्रोजन रेशो है जो वो इफेक्ट हो जाए, या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, जैसे कोबाल्ट की, बोरोन की, निकल की, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए। मैंगनीज जो है क्लोरोफिल कंटेंट को बढ़ाता है, अगर वो कम हो जाए तो इस तरीके से वो एडवर्स इफेक्ट्स दिखाने लगेगा। कुछ टॉक्सिक जो हैं केमिकल्स हैं जो किसी इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रहे हैं और वो मिट्टी में बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को भी इफेक्ट करेंगे, या उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगे। देन है हमारा वाटर लॉगिंग, ये 4th नंबर पे आती है। वाटर लॉगिंग में मैंने आपको बताया ही था कि पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर है जो, वो ऊपर आ जाता है, वाटर टेबल ऊपर आ जाती है, जिसको चौवा बोलते हैं। कई बार हम कहते हैं कि जो वाटर टेबल है वो ज़मीन के ऊपर ही आ गई, सरफेस पे आ गया, तो पानी पानी रहेगा, मिट्टी में बहुत मॉइस्चर रहेगा, पॉन्डिंग रहेगी, वहाँ पर पानी की जो टेबल है वो ऊपर आ जाएगी इस वजह से, और सॉइल विल लॉक्ड विद वाटर, सॉइल जो है पानी से भरी रहेगी। सेलिनाइजेशन में आपको मैंने बता ही दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में क्या है, जो हमारा जो सेलाइन कंटेंट है, जो नमक कंटेंट है, वो बढ़ता जाता है। ये जब हम इरीगेट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर से, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है,
मिट्टी के अंदर, या फिर हम ज़्यादा ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं जिसमें नमक है, सोडियम कंटेंट है, तो वो भी बढ़ाएगा। देन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिनमें लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे का पानी आपने यूज़ कर करके इरीगेशन करते गए तो रिचार्ज ही नहीं हुआ, नॉन सलाइन स्वीट वॉल बन गया, तो पंपिंग करने की वजह से भी ये दिक्कत शुरू हो जाएगी। अदर जो टाइप्स हैं डिग्रेडेशन के वो क्या हैं, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो जाए, या रेंज लैंड डिग्रेडेशन हो जाए, या एसिड के जो सल्फेट्स हैं, जैसे जो आपने पता है कि ताजमहल डिग्रेड हो रहा है या कहीं पे भी, तो एसिड के कुछ सल्फेट्स हैं वो ज़मीन के अंदर आ गए, कोस्टल स्वाइम्स में आ गए, या फिर सॉइल पोल्यूशन है उसकी माइनिंग की वजह से या रिवर की वजह से, वो भी हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लैंड रिस्टोरेशन में क्या होगा, हमें जैसे ऊपर की तरफ देखो पिक्चर, तो ऊपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कम पौधे दिख रहे हैं, पर हमने उसको रिस्टोर कर दिया। ये ऊपर वाला डिग्रेडेड लाइन था, ग्रीन लाइन से ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो क्या है, वो हमारा इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको रिक्लेमेशन कर रहे हैं। तो नीचे आपको दिख रहा है हरी हरी ग्रीनरी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अबव पिक्चर। तो रिस्टोरेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली रिस्टोर करते हैं, प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो करते हैं ताकि हम उसको सिस्टम को मेंटेन कर सकें। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे और उसमें कुछ कैटाइन डालेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर पीट डालेंगे। पीट क्या है, कार्बन को बढ़ाता है, जो एरोबिक डस्ट डिकम्पोजिशन करता है और ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन के अंदर की जो कमी होती है उसको कम करता है। तो जैसे ऐसे लैंड है उसमें पानी पानी है, ऐसे वो बाद में मिट्टी में बदल जाएगा और उसमें क्या होगा, पौधे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो पानी में इतने पौधे ग्रो नहीं कर सकते ना, पीट लैंड की वजह से वाटर फ्लडेड रहता है, वहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है इस वजह से। और एग्रीकल्चर जो लैंड होता है वो भी क्या हो जाएगा, ड्रेन्ड हो जाएगा, उसमें पानी ज़्यादा रिमूव हो जाएगा, तो एनारोबिक कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी अगर उसको अंदर हम ऑक्सीजन डालेंगे, पौधे ग्रो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम उसको ठीक करने के लिए, कल्टीवेशन करें। उसमें कुछ मैंने बताया था ना, कुछ ट्रीज़ लगाएं, बुशेस लगाएं, जो क्या करें उसमें से हवा के अंदर नमक को या पानी को फेंक दें। तो इसको बोलते हैं एग्रो सिल्वीकल्चरल मेथड्स, जिसमें हम अकेशिया को, यानी कि जो हम किक्कर है, पीपल है, स्नेगल है, इनको लगाते हैं, तो ये इस तरीके से इको रिस्टोरेशन में हेल्प करते हैं। देन शेल्टर बेड्स जो होते हैं ये बेटा उन एरियाज़ में लगाए जाते हैं जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन है, जहाँ पर सॉइल जो है वो बिना हवा के पानी के है, और वहाँ पर विंड इरोजन ज़्यादा होता है, विंड स्पीड ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा हम क्या करते हैं वहाँ पर इस तरीके से क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ या एक तरफ जैसे दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर के अंदर, हमने क्या लगा दी, शेल्टर बेल्ट्स लगा दी। शेल्टर बेल्ट में हमने क्या ग्रो कर रखा है, इसके अंदर हमने कोई ऐसी स्पीशीज़ ग्रो कर रही है जैसे कैसुराइना या यूकलिप्टस या पॉपुलस या पोरोस्पेरस, जो क्या कर रहा है, उसकी जो मिट्टी को बांध के रख रहा है, और जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड में वो इफेक्ट नहीं हो रही है, वो उड़ नहीं रही है। तो प्लांटेशन से जो डिग्रेडेड लैंड होता है वो कम हो जाता है, उसकी सैलिनाइजेशन कम हो जाती है, और वो जो हम अगर ड्रिप इरिगेशन करें, हम उससे पानी की भी बचत होगी, और हमारी सॉइल भी जो है उसमें नमक कंटेंट भी कम होगा। और वुड इंडस्ट्रीज से दूर रखें, यूकलिप्टस और ये चीज़ें ज़्यादा लगाएं, तो उसकी वजह से सफ़ेदा बोलते हैं यूकलिप्टस को, वो लगाने से भी मिट्टी में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो ठीक हो जाएगा। बेयर लैंड अगर ना रखें, उसके अंदर ग्रो करते रहें कुछ ना कुछ को, ये ग्रासेस को लगाएं, जैसे हैबिटेट जो रोड्स और वो आसपास भी हम क्या करें, पौधे लगाएं, और वहाँ पर हम ग्रीन बेल्ट्स बनाएं, स्ट्रोक्स लगाएं ग्रासेस की या ट्रीज़ की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइन लगाएं, अकेशिया लगाएं। एक्टिव इंटरवेंशन मेथड में क्या करते हैं कि बहुत सारे डिग्रेडेड लैंड में क्या करते हैं हम, बहुत सारे पौधों को, शर्ब्स को, ट्रीज़ को, ग्रास को लगाते हैं, जैसे जो भी वहाँ की लोकल स्पीशीज़ ग्रास की ग्रो कर सकती है वो लगा सकते हैं, या शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं, या जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर ड्राई सोइल है तो वहाँ पर इरिगेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन के लिए ऐसे पौधे लगाएं जो कम पानी लेते हों, या जो सलाइन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हों, ऐसे पौधे जैसे वुड बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। और यहाँ पे ट्री शब वगैरह ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। या हम वहाँ पे दालें भी लगा सकते हैं, जैसे कि जहाँ बिरानी मिट्टी होती है वहाँ चने लगाए जाते हैं या ग्रास लगाई जाते हैं, कुछ ऐसे सीडलिंग लगा सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, या ग्रीन मैन्योर्स या क्रॉप्स के थ्रू भी हम अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर के थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से दालें उग जाएंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो नाइट्रोजन है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो ग्रीन मैन्योर जो है वो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको सप्रेस भी नहीं करता और वीड्स की ग्रोथ को भी कम करता है।
ग्रीन कंपोस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हम अर्थवर्म्स को ग्रो करें, या जो हमारे पत्ते होते हैं या जो गले सड़ी होती हैं वो भी हम उसको खड्डे बना के डाल दें, तो उसकी वजह से भी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और कार्बन भी सॉइल के अंदर बढ़ जाएगा। क्रॉप रोटेशन करें, एक ही क्रॉप को बारी बारी ना लगाएं, अलग अलग तरह की क्रॉप को अलग अलग टाइम पे लगाएं, सॉइल इरोजन को कम करें, क्रॉप यील्ड को बढ़ाएं, फाइटो रेमिडेशन करें, पौधे लगाकर रेमिडेशन करते हैं जिसको ग्रीन से लिखा हुआ है मैंने, डिग्रेड जो डिग्रेड करते हैं कंटेमिनेंट्स को उसको कम कर सकें, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल, उसको हम बोलते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। इसका विल्लो या सेलिक्स पौधा है, ये लगाने से हमारी कैडमियम रिमूव हो जाता है सॉइल में से, विल्लो या सेलिक्स लगाने से। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन है, फाइटो रेमिडेशन का ऐसा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पौधे से क्या कर सकते हैं, ज़मीन से पौधों की हेल्प से जो हमारे केमिकल्स हैं या जो कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं उनको ज़मीन से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं ज़मीन में एक जगह पर, उनको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या बाय रेमिडेशन के थ्रू जेनेटिकली उनको चेंज करके हम उनको डिग्रेड करके, ताकि वो पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट ना करें। और बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करके या एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को चेक करके कि हम उनको क्या कर सकते हैं, इंडिजीनियस मेथड्स के थ्रू हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। देन डीसैलिनाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसमें नमक निकाल लें हाई सॉल्ट कंटेंट एरियाज़ में, या जहाँ पे लो रेनफॉल है उन एरियाज़ को रिमूव कर सकते हैं, जहाँ सॉइल ड्रेनेज जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम है, एक्सेसिव रेनफॉल नहीं होती, वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, या इरिगेशन के फॉल्टी मेथड्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो उन जगहों पर करें, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करके या लीचिंग को रिड्यूस करके। तो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज़ को बोलते हैं हेलोफाइट्स, तो वहाँ पर ऐसे हेलोफाइट्स या प्लांट्स लगाने चाहिए जैसे जिनके नाम मैंने अभी यहाँ लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा, एफ्लानेशिया एक्सेडस, इसको आयोडीन ब्रश भी बोलते हैं, देन सेलिकॉर्निया बेगविल, इसको ड्वार्फ साल्ट वोड बोलते हैं। तो ये जो प्लांट के स्पीशीज़ हैं, ये सारे जो 4-5 स्पीशीज़ हैं इनको लगाएं, फिर हम उसमें जिप्सम डालें। जिप्सम एक आपको सोल्ट आपने पढ़ा था 10th क्लास में भी, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, जो सोडियम सॉइल जो जिनमें नमक ज़्यादा होता है उन सॉइल्स में डाला जाता है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर सके। तो जिप्सम से क्या होगी, जो हमारी सॉइल्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से हम 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो हमारा एनुअली ख़राब हो रहा है उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बस थोड़े थोड़े रिस्टोरेशन मेथड्स को यूज़ करना है, ट्रेडिशन मेथड्स को यूज़ करना है, थोड़ी फर्टिलाइजेशन नहीं करनी, क्रॉप रोटेशन करनी है, एग्रो सिल्वीकल्चर मेथड्स को यूज़ करना है, सॉइल की उसकी पहले चीज़ों को मेंटेन करना है, देखना है कि क्या है। उस तरीके से अगर हम करेंगे तो इनएक्सपेंसिव मेथड्स के थ्रू हम, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं हो मेथड, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।